गुड मॉर्निंग। आज हम रूरल सोशोलॉजी के अंतर्गत ग्रामीण नगरीय सातत्य के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सबको विदित है, भारत में अनेक समुदाय हैं, मुख्य रूप से ग्रामीण स्तर पे और नगरीय स्तर पे, और दोनों की अपनी अपनी अनेक विशेषताएं हैं। दोनों के सामाजिक जीवन, पर्यावरण में काफ़ी अंतर दिखाई देता है। जहाँ ग्रामीण जीवन प्रकृति के प्रत्यक्ष संपर्क का परिणाम है, वहीं नगरीय जीवन प्राकृतिक पर्यावरण का परिमार्जित और परिष्कृत रूप होता है। एक और ग्रामीण जीवन में अनौपचारिक संबंध और प्रत्यक्ष संस्कृति दिखाई देती है, तो दूसरी ओर नगरीय जीवन में औपचारिक संबंध और संस्कृति का आधुनिकृत रूप दिखाई देता है। दोनों के सामाजिक, आर्थिक आदि लक्षणों में भी हमें अंतर दिखाई देता है। इन भिन्नताओं को जानने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों समुदाय के जीवन को समझा जाए। किसी भी समुदाय का सामाजिक जीवन वहाँ पर विद्यमान पर्यावरण और परिस्थितियों का परिणाम होता है। ग्रामीण और नगरीय परिस्थितियाँ, जनसंख्या, वहाँ के लोगों के रहन सहन, खान पान, व्यवसाय और सामाजिक संबंध आदि अनेक क्षेत्रों में विविधताओं के रूप में दिखाई देते हैं। ग्राम और नगर दोनों को स्पष्ट समझने के से पहले इनकी विशेषताओं का विवेचन करना भी समीचीन होगा। अनेक समाजशास्त्रियों ने ग्राम और नगर की परिभाषाओं के विविध आधार माने हैं। कुछ समाजशास्त्री कृषि कार्यों की अधिकता वाले समुदाय को ग्राम और गैर कृषि कार्यों में रत रहने वाले समुदाय को नगर कहा है। कुछ विद्वान जनसंख्यात्मक दृष्टि से दोनों को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। तो हमें पहले ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय को समझना होगा। ग्रामीण समुदाय को समझाते हुए हम चर्चा कर सकते हैं कि जैसे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में लिखा है, ग्रामीण समुदाय को परिभाषित किया है कि एकाकी परिवार से बड़ा संबंधित तथा असंबद्ध लोगों का समूह जो एक बड़े मकान या निवास में के अनेक स्थानों पर रहता है, घनिष्ठ सामाजिक संबंधों से आबद्ध रहता हो, कृषि योग्य भूमि पर मूल रूप से संयुक्त रूप से कृषि करता हो, वह ग्राम कहलाता है। फेयर चाइल्ड इसे परिभाषित करते हुए बताते हैं कि ग्रामीण समुदाय पड़ोस की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र है, जिसमें आमने सामने के संबंध होते हैं, जिसमें सामूहिक जीवन के लिए अधिकांशतः सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक व अन्य सेवाओं की आवश्यकता होती है, जिनमें मूल प्रवृत्तियां, व्यवहारों के प्रति सामान्य सहमति होती है। कुछ समाजशास्त्री जनसंख्या के आधार पर भी गांव की परिभाषा देते हैं। जनसंख्या के घनत्व के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से कम लोग निवास करते हैं। व्यवसाय के अनुसार ग्रामीण समुदाय में 75% या इससे अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न रहती है। कुछ विद्वानों सामाजिक संबंधों के आधार पर ग्रामीण समुदाय को समझाने का प्रयास किया है कि जिन व्यक्तियों में परस्पर आमने सामने के व प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं, जहाँ तक प्राकृतिक पर्यावरण का संबंध है, ये ग्रामीण समुदाय प्रकृति से अत्यधिक घनिष्ठ होते हैं। तो इन अलग अलग समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं को लेकर यदि हम निष्कर्ष से कहें तो ये कह सकते हैं कि ग्रामीण समुदाय आकार में छोटे होते हैं, उनकी जनसंख्या
अथवा जनसंख्या घनत्व कम होता है, वो समुदाय कृषि प्रधान होते हैं, विशेष रूप से हल्ली कृषि पर आधारित होते हैं। इन लोगों में जो सामाजिक संबंध होते हैं घनिष्ठ होते हैं, आमने सामने के होते हैं, उनमें आपस में हम की भावना पाई जाती है। इनमें व्यवसाय, खान पान, वेशभूषा, आचार विचार, दिनचर्या, धार्मिक विचार इत्यादि में अत्यधिक समरूपता पाई जाती है। तो ये ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं हो सकती हैं जो हमें ग्रामीण समुदाय को दिखाती हैं। अब हम चर्चा करें नगरीय समुदाय की। नगरीय समुदाय को भी विभिन्न समाजशास्त्रियों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसे लुईस वर्थ के अनुसार समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक नगर की परिभाषा की बात हम करें तो वो कहते हैं कि एक नगर सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बड़े घने बसे हुए स्थायी निवास के रूप में देखा जा सकता है। जनसंख्या के आधार पे भी इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसे भारत में 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान को नगर कहा गया है। इसी प्रकार थियोडोरसन के अनुसार नगरीय समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसमें उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, गैर कृषि कार्यों की प्रमुखता पाई जाती है, जटिल समविभाजन से उत्पन्न उच्च श्रेणी का विशेषीकरण हो और स्थानीय सरकार की औपचारिक व्यवस्था पाई जाती है। तो इस तरह से जो समुदाय इन विशेषताओं को प्रतिनिधित्व करता है वो नगर कहलाता है। अर्थात नगरीय समुदाय का अर्थ है जनसंख्या की अधिकता वाला क्षेत्र, श्रम विभाजन और विशेषीकरण होता हो, वहाँ औपचारिक व दैतिक संबंधों की अधिकता हो, नियंत्रण के औपचारिक साधनों की प्रधानता हो, लोगों का गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो और भारतीय जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार जिस समाज की जनसंख्या 5000 से अधिक हो या जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्तियों से अधिक हो उसे हम नगरीय समाज कह सकते हैं। तो इस तरह से नगरीय समाज वह समाज जो ग्रामीण समाज से बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है। और इस आधार पे दोनों में हम अंतर भी कर सकते हैं कि किस तरह से नगरीय समाज ग्रामीण समाज से अलग होता है जनसंख्या को लेकर, उनके आकार को लेकर, प्रकृति से संबंधों के आधार पे, सामाजिक संबंधों के आधार पे, स्थायित्व के आधार पे उनमें अंतर देख सकते हैं। वहाँ की जो परंपराएं उनके आधार पे भी उनमें अंतर हम देख सकते हैं। सामाजिक गतिशीलता को लेकर अंतर देख सकते हैं। सामाजिक नियंत्रण के जो साधन हैं उनको लेकर हम अंतर देख सकते हैं। तो ये अंतर हमें दिखाई देता है। अब ये तो बात की हमने ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय की। अब इस विभिन्न समाजशास्त्रियों ने देखा कि ग्राम और नगर में परस्पर अंतःक्रिया भी अनवरत रूप से होती रहती है। कुछ पूर्व हम ये मानते थे कि भारतीय ग्राम आत्मनिर्भर इकाई हैं, किंतु जब आधुनिकता की प्रक्रिया बढ़ी है या ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है तो ग्रामों को नगरों से जोड़ दिया है। आवागमन और संचार के बढ़ते साधनों की प्रतिफलित ग्रामवासी निरंतर शहर की ओर आ रहे हैं। तो आज नगरों से भी ग्रामों की ओर झुकाव बढ़ा है। यानी एक और जहाँ 5 सितारा होटलों का निर्माण नगरों में हो रहा है, वहीं ग्रामीण परिवेश होटलों जैसे जयपुर में चोखी ढाणी को हम देख सकते हैं, आपनों गांव का हम उदाहरण ले सकते हैं, को इस अनवरत प्रक्रिया में हम देख सकते हैं, जहां पूर्ण ग्रामीण वातावरण दिखाया जाता है, ग्रामीण परिवेश को दिखाया जाता है, उस तरह का ही भोजन दिया जाता है। तो मेकाई और पेज ने लिखा भी है कि ग्राम और नगर दोनों ही समान हैं, इनमें न तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है न कृत्रिम है। इसी प्रकार हम नगरों में ग्रामीण पोषक
फैशन को सराहा जाता है, ग्रामों में नगरीय वेशभूषा अपनाने का भी प्रयास किया जाता है। तो ये ग्राम और नगर के मध्य जो आदान प्रदान की बढ़ती प्रक्रिया है, इसका परिणाम हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि ग्रामीण जीवन में नगरीय जीवन के और नगरीय जीवन में ग्रामीण जीवन के अनेक तत्व समावेशित हो गए हैं और ग्राम और नगर की निरंतरता अथवा सातत्य बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीण विशेषताएं आज नगरीय समाज का प्रतिनिधित्व करने लगी हैं, वहीं नगरीय समाज कहीं न कहीं ग्रामीण परिवेश को अपनाने लगा है और इस तरह से ये प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है। चाहे वो हम सांस्कृतिक जीवन में देख सकते हैं, राजनीतिक व्यवस्था में भी हम देख सकते हैं। सांस्कृतिक जीवन में जैसे हम परंपराओं को लेकर देख सकते हैं कि पहले ग्रामीण समाज में जो सामाजिक मूल्य थे, विवाह जैसी संस्थाएं थी, वो विवाह संपन्न करने के लिए कई दिनों तक इस तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाते थे। किंतु अब जब से नगरीय प्रभाव बढ़ा, आधुनिकीकरण का प्रभाव बढ़ा है, विवाह जैसी व्यवस्थाएं जैसे नगरों में होती हैं वैसी हम ग्रामीण समाजों में भी देख सकते हैं। ऐसे ही पोशाक और फैशन को लेकर भी अब अंतर बहुत कम दिखाई देता है कि पहले नगरीय समाज में जिस तरह के पोशाक या फैशन को देखा जाता था, आज ग्रामीण समाज में उसी परिवेश को, उसी फैशन को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि कुछ कृषि कार्यों से संबंधित विशेषताओं को छोड़कर, जनसंख्या की विशेषताओं को छोड़कर, यदि हम सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के आधार पर नगर और ग्रामीण समाज का अंतर करना चाहें तो वो अंतर बहुत कम स्पष्ट दिखाई देता है, जो पहले हमें अधिक दिखाई देता था। आज आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया ने ग्रामीण और नगरीय समाज को इतना जोड़ दिया है कि हम कुछ मूलभूत सुविधाओं को यदि हटा दें उसमें से, तो नगरीय समाज और ग्रामीण समाज का जो जीवन है, रहन सहन है, जो विचारों की जो पद्धति है, वो सब लगभग समान दिखाई देती है। तो इस तरह से ग्रामीण और नगरीय समाज में निरंतरता है, सातत्यता है, जिसके द्वारा हम कुछ चीज़ों को नगरों से सीख रहे हैं, तो वहीं कुछ सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, परंपराएं, हमारी व्यवस्थाएं ग्रामों से नगर की ओर भी प्रसारित हो रही हैं। इस कारण ये जो प्रक्रिया है, इसी को ग्रामीण नगरीय सातत्य की संज्ञा दी गई है। धन्यवाद। तो तीन वीडियो बना